हेलो स्टूडेंट। नेक्स्ट आईएएस में आप लोगों का स्वागत है। मैं योगेश कुमार सिंह। आशा करता हूं नेक्स्ट आईएएस यूपी पीसीएस आकलन फर्स्ट के साथ आप लोगों का एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा होगा। चलिए हम आज आकलन फर्स्ट के जीएस प्रश्न पत्र की राज्यवस्था भाग पर डिस्कस करते हैं। तो चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी महिला संविधान सभा की सदस्य नहीं थी? देखिए, संविधान सभा से आशय उस सभा से है जिसका गठन भारत के संविधान के निर्माण के लिए किया गया था। हम जानते हैं कि भारत के स्वतंत्रता के लिए संघर्ष लगभग सभी स्वतंत्रता सेनानियों में एकमत हो गया था कि भारत के संविधान का निर्माण भारतीयों के द्वारा और भारतीयों के द्वारा निर्वाचित संविधान सभा के द्वारा ही किया जाएगा। सर्वप्रथम अगर हम बात करें तो 1934 में प्रमुख कम्युनिस्ट नेता एमएन रॉय ने संविधान सभा की बात की थी। उसके उपरांत 1935 के बाद से कांग्रेस का भी लगभग स्टैंड क्लियर था कि भारत के संविधान का निर्माण भारतीयों के द्वारा निर्वाचित संविधान सभा के द्वारा ही किया जाएगा। 1946 के कैबिनेट मिशन के बाद भारत की संविधान सभा के चुनाव के लिए लगभग उस समय के दल एकमत हो गए थे। हालांकि जो संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन हुआ वह वयस्क मताधिकार के आधार पर ना होकर अप्रत्यक्ष रूप से हुआ। इसमें जो सदस्यों का निर्वाचन हुआ वह राज्य विधायी परिषदें जो थी उस समय उनके सदस्यों द्वारा संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया गया। अगर हम बात करें तो इसमें भारत के विभाजन के पश्चात कुल 299 सदस्य थे। अब चूंकि जो ब्रिटिश भारत के राज्य थे वहां से जो चयन किया गया, वहां से जो निर्वाचन किया गया वह राज्य विधान परिषदों के द्वारा किया गया। जो समय राज्यों में विधायिकाएं थी उनके सदस्यों के द्वारा किया गया। लेकिन जो भारत के क्षेत्र के तहत रियासतें थी उस क्षेत्र से संविधान सभा के सदस्यों का जो नामांकन किया और ऐसा नामांकन उन रियासतों के प्रमुख द्वारा किया गया। तो हम बात करें तो इस तरह के जो निर्वाचित और नामांकित कुल सदस्य भारत के विभाजन के पश्चात 299 थे जिन्होंने भारत की संविधान सभा में भाग लिया। क्योंकि जो अन्य सदस्य थे वह विभाजन के पश्चात पाकिस्तान में चले गए। तो कुल 299 सदस्य थे। इन 299 सदस्यों में 15 महिला सदस्य भी थी। मैं आप लोगों के साथ एक लिस्ट शेयर करता हूं। देखिए, ये वे 15 महिलाएं हैं जिनका निर्वाचन भारत की संविधान सभा के सदस्य के रूप में किया गया। देखिए, अगर मैं बात करूं तो एनी मैस्करीन और रेणुका रे, इनका चयन 1946 के जो जुलाई अगस्त के संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव थे इनकी बजाय 1947 में हुआ। देखिए, ये दो सदस्य हैं, बेगम शाइस्ता सुहरावर्दी और बेगम जहां आरा। ये 1946 में जो संविधान सभा के जो चुनाव हुए उसके सदस्य के रूप में निर्वाचित हुई। लेकिन विभाजन के पश्चात इन्होंने भारतीय संविधान सभा की सदस्यता को त्याग दिया। ठीक है, तो हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी महिला संविधान सभा की सदस्य नहीं थी? एनी मस्करीन, जैसे कि मैंने कहा कि संविधान सभा की सदस्य थी। दुर्गाबाई देशमुख भी संविधान सभा की सदस्य थी और लीला रॉय भी संविधान सभा की सदस्य थी। तो इस तरह हमारा राइट आंसर हो जाता है उषा मेहता, क्योंकि उषा मेहता जो कि एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थी और 1940 के दशक में ये काफी प्रसिद्ध भी रही। और मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो कांग्रेस रेडियो के संचालन इन्हीं के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन के द्वारा समय में किया गया। तो ये कांग्रेस रेडियो के लिए भी काफी चर्चित रही उस समय। हालांकि ये भारत की संविधान सभा की सदस्य नहीं थी। तो इस तरह हमारा डी ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में सही नहीं है? देखिए, भारतीय संविधान की एक उद्देशिका अथवा प्रस्तावना है। ठीक है,
सर्वप्रथम अगर हम बात करें तो यूएस के संविधान में प्रस्तावना का प्रावधान किया गया था। उसके पश्चात अन्य देशों के द्वारा भी इस तरह के जो प्रावधान किए गए। देखिए, प्रस्तावना से तात्पर्य है कि प्रस्तावना मुख्यतः हमें संविधान के उद्देश्य और परिचय पत्र के रूप में कार्य करती है। भारत ने भी यूएस के संविधान से प्रेरणा लेते हुए अपने संविधान में एक प्रस्तावना जोड़ी। मुख्य रूप से भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है वह जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिसंबर 1946 में प्रस्तुत किए गए उद्देशिका प्रस्ताव से ही ली गई है। ठीक है, तो इसके बारे में बताया कि सही नहीं है, तो हमें असत्य कथन पर जाना है। ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। देखिए, ये उद्देश्य प्रस्ताव ही बाद में हमारे प्रस्तावना बना, तो ये ऑप्शन सही है। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया और वहीं 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा इसे स्वीकार भी कर लिया गया, तो यह भी सही है। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा इसे स्वीकार कर लिया गया। अब हम आते हैं ऑप्शन सी, केशवानंद भारतीवाद 1973 में प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न अंग माना गया। देखिए, यह ऑप्शन भी सही है। देखिए, यह चर्चा हमेशा रही कि क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है अथवा नहीं। अगर हम बात करें तो 1960 के बेरूबाड़ी संघवाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। लेकिन जब हम बात करते हैं भारत में जो एक प्रमुख वाद है केशवानंद भारतीवाद 1973, इसमें उच्चतम न्यायालय ने अपने बेरूबारी जो वाद के मामले को फैसले को पलटते हुए कहा कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है और संसद संविधान के साथ साथ प्रस्तावना में भी संशोधन कर सकती है, परंतु जिस प्रकार वे संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती, उसी प्रकार प्रस्तावना के भी मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती। ठीक है, तो इस तरह यह भी ऑप्शन सही है। और अगर हम बात करें संशोधन की, तो अभी तक सिर्फ 42वें संविधान संशोधन के जरिए प्रस्तावना में 3 अतिरिक्त शब्द जोड़े गए: समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता। पंथ निरपेक्ष, ठीक है, और अखंडता। यह 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 3 शब्द जोड़े गए और उच्चतम न्यायालय ने इन्हें सही भी ठहराया। ठीक है, अब आते हैं हम डी ऑप्शन, N.A. पालखीवाला जो एक प्रमुख न्यायवेत्ता रहे हैं भारत में, ने इसे संविधान की राजनीतिक कुंडली कहा था। देखिए, यह ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, यह ऑप्शन सही नहीं है क्योंकि प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक कुंडली भारतीय संविधान सभा के एक प्रमुख सदस्य के.एम. मुंशी द्वारा कहा गया था, जबकि N.A. पालखीवाला ने इसको संविधान का परिचय पत्र कहा। ठीक है, तो इस तरह हमारा विकल्प डी जो कि सही नहीं, विकल्प डी जो कथन सही नहीं है, यह हमारा सही आंसर हो जाता है। अगर हम बात करें, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा भी कहा जाता है और यह हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति और उच्चतम न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एम हिदायतुल्लाह द्वारा संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा गया। ठीक है, देखिए, प्रस्तावना का एक एक शब्द महत्वपूर्ण है, चाहे आपकी प्रारंभिक परीक्षा हो चाहे मुख्य परीक्षा हो, इसमें क्वेश्चन आपके आते रहे हैं। तो आप लोगों को चाहिए कि इस प्रस्तावना के सभी शब्दों पर गौर करते हुए विशेष रूप से आप इन्हें पढ़ लें। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा कि अभी जो 42वें संविधान संशोधन के तहत समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द संविधान में प्रस्तावना में संशोधन के जरिए समाहित किए गए। ठीक है, भारतीय राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, केंद्रीय मंत्रिपरिषद संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी।
सामूहिक रूप से। देखिए बात करें तो अनुच्छेद 75 यानी 75 में स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। ठीक है, तो यह कथन सही नहीं है क्योंकि इसमें संसद लिखा हुआ है, जबकि यह सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। कथन 2, संघीय मंत्री भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। देखिए अनुच्छेद 75 के ही अनुच्छेद 75(2) में ही स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि संघीय मंत्री भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही पद धारण करेंगे और संघीय मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा ही प्रधानमंत्री की सलाह के उपरांत की जाती है। कथन 3, विधि निर्माण हेतु प्रस्ताव के बारे में। देखिए कथन 2 हमारा सही है। ठीक है, कथन 3 की ओर चलते हैं। विधि निर्माण हेतु प्रस्ताव के बारे में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचित करेगा। देखिए अनुच्छेद 78 यानी 78 में स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि विधि निर्माण द्वारा जो प्रस्ताव है उनके बारे में प्रधानमंत्री समय समय पर राष्ट्रपति को सूचित करेंगे। यह प्रधानमंत्री की एक अतिरिक्त जिम्मेदारी है। ठीक है, तो अनुच्छेद 78 के तहत यह सही है। ठीक है, कथन 4 की ओर चलते हैं। भारत का प्रधानमंत्री लोकसभा के प्रति जवाबदेह होता है। देखिए प्रधानमंत्री भी केंद्रीय मंत्रिपरिषद का ही एक भाग होते हैं और जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि अनुच्छेद 75 के तहत केंद्रीय मंत्रिपरिषद संसद के प्रति सामूहिक रूप से, संसद की बजाय लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। तो इस प्रकार भारत के प्रधानमंत्री भी लोकसभा के प्रति जवाबदेह होते हैं। तो कथन 4 भी सही है। ठीक है, उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से कथन सही है? जैसा कि मैंने कहा 2, 3 और 4, ऑप्शन सी केवल 2, 3 और 4 सही है। तो इस तरह विकल्प सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत के महान्यायवादी। देखिए महान्यायवादी भारत का एक सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है जिसके बारे में अनुच्छेद 76 में स्पष्ट रूप से प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, भारत के महान्यायवादी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह लोकसभा की कार्रवाई में भाग ले सकता है। देखिए जैसा कि मैंने अभी कहा कि अनुच्छेद 76 के तहत महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल के पद का प्रावधान किया गया है। यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। राष्ट्रपति द्वारा ही इनकी नियुक्ति की जाती है और राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। बस एक उसमें प्रावधान अतिरिक्त यह है कि राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है और महान्यायवादी एक ऐसा व्यक्ति होता है जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होने के योग्य हो। ठीक है, हम बात करें अनुच्छेद 88। इसमें सदनों के सदस्य एवं महान्यायवादी के कुछ अधिकारों की बात की गई है। देखिए इसमें प्रावधान किया गया है कि महान्यायवादी लोकसभा के किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है, संसदीय समिति का वह हिस्सा हो सकता है, लेकिन दोनों ही मामलों में चाहे वह सदन में हो चाहे वह समिति में हो उसे मत का अधिकार नहीं होगा। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वह लोकसभा की कार्रवाई में भाग ले सकता है। कथन सही है, वह लोकसभा की कार्रवाई में भाग ले सकता है, साथ ही राज्यसभा की कार्रवाई में भी भाग ले सकता है। कथन 2, वह लोकसभा में मतदान कर सकता है। सही नहीं है, जैसा कि मैंने अभी कहा कि वह ना तो किसी समिति भले उसका सदस्य भी हो और ना ही सदन में मतदान कर सकता है। ठीक है, तो लोकसभा में मतदान नहीं कर सकता, इस तरह कथन सही नहीं है। कथन 3, वह लोकसभा की किसी भी समिति का सदस्य हो सकता है। सही है, जैसा कि मैंने कहा अनुच्छेद 88 में प्रावधान है कि वह लोकसभा की अथवा राज्यसभा की किसी समिति का सदस्य हो सकता है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिए कि उसे समिति का सदस्य होने के बावजूद भी मतदान का अधिकार नहीं होता। कथन 4, उसे मंत्रिमंडल के सदस्य के समकक्ष माना जाता है। देखिए वह मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता, तो इस तरह कथन 4 सही नहीं है। उपयुक्त में से कौन सा कथन असत्य है? देखिए बात की गई है असत्य की। देखिए कई बार होता है कि नहीं असत्य, इन शब्दों पर हमारा ध्यान नहीं जाता और हम अर्थ का अनर्थ कर देते हैं, आता हुआ क्वेश्चन गलत कर देते हैं। तो जब भी आप इस तरह के कथन, इस तरह के शब्द देखें तो उन्हें मार्क कर लें या अंडरलाइन कर लें। ठीक है, तो असत्य है तो कथन 2 और 4, इस तरह विकल्प सी केवल 2 और 4 हमारा सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
निम्नलिखित में से राज्यों के किस संयुक्त को लोकसभा में समान सीटें आवंटित हैं? देखिए, भारत के संविधान में लोकसभा की संरचना बताई गई है और उसमें समय समय पर उसकी जो सीटें हैं उनमें परिवर्तन होता रहा है। ठीक है, वर्तमान में लोकसभा में 543 यानी 543 सदस्यों की मतलब कुल सीटों की संख्या है। विभिन्न राज्य और एवं संघ से शासित प्रदेशों के बीच इन सीटों का बंटवारा जनसंख्या, मुख्यतः जनसंख्या के आधार पर किया गया है। ठीक है, देखिए, अगर हम सर्वाधिक की बात करें तो सर्वाधिक तो उत्तर प्रदेश के पास ही 80 लोकसभा की सीटें हैं। पंजाब के पास 13 लोकसभा सीटें हैं, जबकि असम के पास 17 लोकसभा सीटें हैं। आंध्र प्रदेश, विभाजन से पूर्व जब संयुक्त आंध्र प्रदेश था, जिसमें आंध्र प्रदेश, वर्तमान के आंध्र प्रदेश, तेलंगाना था, आंध्र प्रदेश के पास 42 यानी 42 सीटें थी, लेकिन 17 सीटें तेलंगाना के हिस्से में जाने के बाद वर्तमान में इसके पास 25 सीटें बची हुई हैं। राजस्थान, इसके पास भी 25 लोकसभा सीटें हैं। ठीक है, तो इस तरह की लोकसभा में समान सीटें आते तो हमें पता है कि यह सही ऑप्शन है, यानी विकल्प बी सही हमारा है। लेकिन फिर भी हम बात करते हैं तो गुजरात में लोकसभा की कुल सीटों की संख्या 26 है। वहीं राजस्थान में, जैसा कि हमने बताया, 25 यानी 25 सीटें हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में 29 सीटें हैं और वहीं तमिलनाडु में 39 यानी 39 सीटें हैं। ठीक है, तो इस तरह से है। भारतीय संविधान में यह भी बताया गया है कि समय समय पर इन सीटों में संशोधन होता है, जैसे जैसे जनगणना होती है उसके उपरांत। लेकिन देखिए क्या है कि कुछ विशेष प्रावधानों के तहत 2026 तक इन सीटों की संख्या को यथास्थिति बनाए रखा गया है और प्रावधान किया गया है कि 2026 के उपरांत जो भी जनगणना होगी उसके उपरांत इन सीटों का समायोजन होगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश और राजस्थान दोनों में लोकसभा में समान रूप से 25 सीटें हैं, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। देखिए, जो लोक सेवा आयोग है, राज्य लोक सेवा आयोग, मुख्यतः इस तरह के क्वेश्चन पूछते रहे हैं। इस तरह के क्वेश्चन पहले भी आए हैं, तो आप लोग लगभग मोटे तौर पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें लोकसभा एवं राज्यसभा की सीटें, इनके बारे में आप लोगों को स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा अध्यक्ष अपने निर्णायक मत का प्रयोग किस अनुच्छेद के तहत करता है? देखिए, लोकसभा अध्यक्ष हो अथवा राज्यसभा के सभापति, प्रथम मामले में इन्हें मतदान ये नहीं करते हैं, लेकिन अगर मतों की संख्या बराबर आ जाए तो तब यह अपना निर्णायक मत देते हैं। ठीक है, और ऐसा अनुच्छेद 100 के तहत प्रावधान है, तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। ठीक है, अगर हम अनुच्छेद 99 की यानी 99 की बात करें तो यह सदन के सदस्यों के शपथ एवं प्रतिज्ञान के बारे में है। ठीक है, शपथ एवं प्रतिज्ञा की चर्चा करता है। अनुच्छेद 100 लोकसभा के अध्यक्ष एवं सभापति के निर्णायक मत के साथ साथ गणपूर्ति यानी जिसको कोरम कहते हैं उसकी भी चर्चा करता है। ठीक है, गणपूर्ति एवं निर्णायक मत लिख देते हैं हम लोग। ठीक है, अनुच्छेद अगर 108 की बात करें तो यह सदनों की संयुक्त बैठक की चर्चा करता है। ठीक है, कुछ मामलों में जब कोई निर्णय लेना संभव नहीं हो रहा हो तो तब अनुच्छेद 108 के तहत सदनों की संयुक्त बैठक आयोजित की जाती है। अनुच्छेद 102 निर्भरताएं, सदन के सदस्यों की निर्भरताएं जो है उनके बारे में चर्चा कर, कुछ मामले हैं जहां पे उन सदन के सदस्यों को निर्भय घोषित किया जाता है। ठीक है, यहाँ एक बात और ध्यान रखें कि अनुच्छेद 103 के तहत यह प्रावधान किया गया कि अगर अनुच्छेद 102 के तहत निर्भरताओं से संबंधित कोई प्रश्न उपस्थित होता है तो राष्ट्रपति उसमें
निर्णय लेते हैं और वह निर्णय मान्य होता है। ठीक है, लेकिन ऐसे निर्णय लेते समय राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचन आयोग से भी राय ली जाती है। ठीक है, तो अब स्पष्ट है, अनुच्छेद 100 के तहत लोकसभा अध्यक्ष अपने निर्णायक मत का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। राज्यसभा स्थायी सदस्य है। ठीक है, देखिए भारतीय संविधान में जो राज्यसभा से संबंधित प्रावधान है उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि राज्यसभा का विघटन नहीं होता। तो इस तरह राज्यसभा एक स्थायी सदन है। तो यह कथन हमारा सही है। ठीक है, अब स्थायी इस प्रकार है कि जो इसके जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष होता है। ठीक है, लेकिन प्रत्येक 2 वर्ष में लगभग 1/3 सदस्यों को कार्यकाल समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह हर 2 वर्ष में चुनाव भी लगभग हर 2 वर्ष में चुनाव होते रहते हैं और नए सदस्य आते रहते हैं। ठीक है, और पुराने का कार्यकाल समाप्त होता रहता है। अब चूंकि अभिकथन ए सही है, अब कारण आर की ओर आते हैं। इसके 1/3 सदस्य हर तीसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि हर तीसरे वर्ष नहीं, हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो कारण सही नहीं है। ठीक है, तो इस तरह ऑप्शन सी हमारा विकल्प सी सही है। देखिए अभिकथन ए तो सही है लेकिन आर सही नहीं है, क्योंकि इसमें जो सही का कारण होता है कि इसके 1/3 सदस्यों का हर दूसरे वर्ष, ठीक है, कार्यकाल समाप्त होता है, अर्थात वे सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी सही है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा तत्व ऑस्ट्रेलियाई संविधान से नहीं लिया गया है? देखिए हम जानते हैं कि भारतीय संविधान में विभिन्न तत्व जो है वो विभिन्न देशों के संविधान से लिए गए। जैसे कि हमने अभी पिछले क्वेश्चन में ही चर्चा की थी, प्रस्तावना वाले क्वेश्चन में, कि जो भारत के संविधान की जो प्रस्तावना यानी प्रस्तावना होनी चाहिए, यह वाला तत्व हम यूएस के संविधान से प्रभावित हम देखते हैं। ठीक है, तो जैसे ऑस्ट्रेलिया के संविधान से भी हमने काफी तत्व लिए हैं। जैसे अगर हम बात करें केंद्र एवं राज्यों की शक्तियों का विभाजन, सही है, यह ऑस्ट्रेलिया संविधान से ही लिया गया है। समवर्ती सूची का प्रावधान, यह भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, अभी हम इसकी चर्चा भी की है पिछले में, सदनों के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान भी अनुच्छेद 108 में है और यह भी ऑस्ट्रेलिया संविधान से लिया गया है। ठीक है, इसके अलावा वाणिज्य एवं व्यापार की एवं समागम की स्वतंत्रता से संबंधित जो प्रावधान है वह भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यह जापान के संविधान से लिया गया है। ठीक है, तो भारतीय संविधान का कौन सा तत्व ऑस्ट्रेलिया संविधान से नहीं लिया गया है? तो हमारा राइट आंसर होगा सी, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। यह ऑस्ट्रेलिया संविधान से नहीं लिया गया है बल्कि यह जापान के संविधान से लिया गया है। ठीक है, क्षेत्रीय परिषदों के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। देखिए राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत विभिन्न क्षेत्रीय परिषदों, प्रमुख रूप से मतलब 5 क्षेत्रीय परिषदों की संकल्पना की गई है। ठीक है, इसका मुख्य जो उद्देश्य यही है, केंद्र एवं राज्यों एवं विभिन्न राज्यों के बीच जो मतलब समायोजन बना रहे। कोई अगर कुछ विवाद के विषय आते हैं तो उन्हें भी आपस में बैठकर सुलझा लिया जाए। ठीक है, तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत ऐसी 5 क्षेत्रीय परिषदों को गठन किया जाता है। ठीक है, इनका गठन राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, कथन एक की ओर चलते हैं। इनका गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, यह सही है। हमारा कथन एक सही है। कथन दो, क्षेत्रीय परिषदों को 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत स्थापित किया गया है। कथन दो भी हमारा सही है। अब हम आते हैं, ठीक है, देखिए राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत 5 क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया जाता है, जिसमें आपकी उत्तरी, दक्षिणी, ठीक है, पूर्वी, पश्चिमी एवं मध्य
इन 5 क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया जाता है। इसके अतिरिक्त संसद ने 1971 में पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद अधिनियम पारित किया। ठीक है, 1971 में पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद अधिनियम पारित हुआ। इसके तहत एक अतिरिक्त क्षेत्रीय परिषद, जिसे पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद कहते हैं, उसका गठन किया गया। 2002 में सिक्किम के सम्मिलित होने के बाद इसमें कुल सदस्यों की संख्या 8, यानी इसमें 8 राज्य सम्मिलित हैं। ये 8 राज्य हमारे सभी नॉर्थ ईस्ट वाले राज्य हैं, यानी पूर्वोत्तर के हमारे राज्य हैं। ठीक है, तो इस तरह इन 5 क्षेत्रीय परिषदों के अलावा एक विशेष क्षेत्रीय परिषद भी है जो पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद के नाम से जानी जाती है। ठीक है, अगर हम बात करें इनके मुख्यालयों की, तो उत्तरी जो क्षेत्रीय परिषद है इसका मुख्यालय आपका नई दिल्ली, दक्षिणी का चेन्नई, पूर्वी का मुंबई, कोलकाता, और पश्चिमी का आपका मुंबई। मध्य की बात करें तो मध्य क्षेत्रीय परिषद में ही उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्य आते हैं, और इसका मुख्यालय उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में स्थित है। ठीक है, वहीं हम बात करें पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद, तो ये इसका गठन 1971 के अधिनियम के तहत 1972 में किया गया, और शिलोंग मेघालय की राजधानी में इसका मुख्यालय स्थित है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनकी संरचना की। ठीक है, देखिए, राष्ट्रपति द्वारा इन क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया जाता है। केंद्रीय गृह मंत्री इनके अध्यक्ष होते हैं। अध्यक्ष। ठीक है, संबंधित राज्यों, जो जिस भी क्षेत्रीय परिषद जो भी राज्य संबंधित है, उनके मुख्यमंत्री इनके सदस्य होते हैं, और एक राज्य का मुख्यमंत्री उपाध्यक्ष होता है। राज्य का मुख्यमंत्री यह उपाध्यक्ष होगा। ठीक है, और यह उपाध्यक्ष का जो पद है विभिन्न राज्यों के बीच परिवर्तित होता रहता है। ठीक है, सालाना स्तर पर जो भी संबंधित क्षेत्रीय परिषदों के सदस्य राज्य हैं उनके मुख्यमंत्री के बीच यह उपाध्यक्ष का पद रोटेट होता रहता है। ठीक है, पुनः क्वेश्चन की ओर आते हैं। कथन थर्ड, पूर्वोत्तर परिषद का गठन पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971। मैंने कहा 1971 के तहत 1972 में पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद का गठन हुआ। तो कथन 3 भी सही है। कथन 4, उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली में। जैसा कि मैंने कहा कि उत्तरी का परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली में है, पूर्वी का कोलकाता, दक्षिणी का चेन्नई, पश्चिमी का मुंबई, और मध्य क्षेत्रीय परिषद का प्रयागराज में मुख्यालय है, और वहीं पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद का शिलोंग में है। ठीक है, उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो देखिए 1, 2, 3, 4 हमारे सभी कथन सही हैं, तो ऑप्शन डी उपयुक्त सभी सही आंसर होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, संबंधित जो प्रश्न है वो उच्च न्यायालयों से संबंधित है। ठीक है, अनुच्छेद 214 प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट होगा। ठीक है, साथ ही भारत में 2 यूनियन टेरिटरीज के भी अपने उच्च न्यायालय हैं। ठीक है, देखिए अभी तक यह विशेषता सिर्फ दिल्ली तक ही सीमित थी, लेकिन जम्मू कश्मीर राज्य को जम्मू कश्मीर संघ शासित प्रदेश में परिवर्तन के बाद जम्मू कश्मीर भी एक ऐसा अन्य संघ शासित प्रदेश बन गया जिसके पास एक अपना उच्च न्यायालय है। ठीक है, भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय है।
कथन सही है। ठीक है, भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का सव्य का उच्च न्यायालय है, सही है। ठीक है, दिल्ली का खुद का उच्च न्यायालय है। और जैसा कि मैंने कहा कि दिल्ली के साथ साथ यूनियन टेरिटरी के मामले में जम्मू कश्मीर का खुद का उच्च न्यायालय है। कथन 3, उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार एक से अधिक राज्यों तक विस्तृत हो सकता है। देखिए, मैंने कहा कि अनुच्छेद 214 में प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा, लेकिन वहीं भारत के संविधान में यह भी स्पष्ट प्रावधान है कि संसद विधि द्वारा मतलब पारित कर एक ऐसा प्रावधान कर सकती है कि एक से अधिक राज्यों तक उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार विस्तृत हो सकता है। भारत में अभी हम बात करें तो मुख्यतः 3 इस प्रकार के उच्च न्यायालय हैं जिनका क्षेत्राधिकार एक से अधिक राज्यों तक विस्तृत है। अगर हम बात करें पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट, तो उसमें चंडीगढ़ के साथ साथ पंजाब एवं हरियाणा 2 राज्य हैं, जबकि एक चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी के रूप में है। क्षेत्राधिकार इन तीनों तक विस्तृत है। वहीं गुवाहाटी हाई कोर्ट का क्षेत्राधिकार विभिन्न राज्य असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम एवं नागालैंड तक विस्तृत है। और वहीं हम बात करें तो बॉम्बे उच्च न्यायालय का जो क्षेत्राधिकार है वह महाराष्ट्र के साथ साथ गोवा, दादर एवं नगर हवेली, दमन एंड दीव तक विस्तृत है। ठीक है, देखिए ये बात हुई कि विभिन्न राज्यों तक। इसके अलावा अगर हम बात करें तो केरल उच्च न्यायालय का जो क्षेत्राधिकार है वो आपके लक्षद्वीप में विस्तृत है। कोलकाता उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार आपके अंडमान निकोबार तक विस्तृत है। ठीक है, तो इस तरह से विभिन्न यूनियन टेरिटरीज भी, सिर्फ 2 को छोड़ दिया जाए, जैसे जम्मू कश्मीर का भी लद्दाख भी आपके जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के तहत आता है। ठीक है, तो कथन 3 भी सही है, उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार एक से अधिक राज्यों तक विस्तृत हो सकता है। भारत के संविधान में ही प्रावधान है कि संसद विधि द्वारा यह प्रावधान कर सकती है। कथन 4, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु तक पद धारण करते हैं, इस सही है। अनुच्छेद 217 के तहत उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनके संबंधित प्रावधान है, उसमें 62 वर्ष की उम्र तक पद धारण करने का प्रावधान है। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? उपयुक्त सभी सही विकल्प है, डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नागरिकता का अंत किस प्रकार से हो सकता है? ठीक है, भारतीय संविधान के भाग 2, ठीक है, भाग 2 में स्पष्ट रूप से नागरिकता के संबंध में प्रावधान किया गया। और वहीं अनुच्छेद 11 में संसद को नागरिकता से संबंधित विभिन्न नियमों का प्रावधान करने वाली विधि पारित करने का अधिकार दिया गया है। संसद ने अपनी इसी जिम्मेदारी को निर्वाह करते हुए नागरिकता अधिनियम 1955 को पारित किया। ठीक है, तो भारतीय नागरिकता से संबंधित जो नियम है वो इस नागरिकता अधिनियम के तहत ही बनाए गए हैं। ठीक है, विभिन्न समय पर नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन होता रहा है। सबसे प्रमुख और सबसे विवादित भी मैं कहूं तो यह 2019 में माना जाता है। 2019 में नागरिकता अधिनियम में संशोधन हुआ। ठीक है, अब क्वेश्चन की ओर आते हैं, भारतीय नागरिकता का अंत किस प्रकार से हो सकता है? ए, नागरिकता का परित्याग करने से, सही है। अगर कोई नागरिक अपनी नागरिकता का अर्थात भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है तो नागरिकता का अंत हो जाता है। बी, किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार कर लेने से, सही है। देखिए, भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, अर्थात आप भारत की नागरिकता के साथ किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी भारतीय नागरिकता रद्द हो जाएगी। ठीक है, तो विकल्प बी भी सही है। सरकार द्वारा नागरिकता रद्द करने से, देखिए विभिन्न प्रावधान हैं या विभिन्न स्थितियां हैं जिनके तहत भारत की सरकार नागरिकता रद्द कर सकती है। तो सी भी आपका सही है। तो इस तरह डी राइट आंसर, उपयुक्त सभी। हमारे ए, बी और सी सभी
जो विकल्प है भारतीय नागरिकता का अंत किस प्रकार से हो सकता है इस मामले में सही है, तो डी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल नहीं है? ठीक है, देखिए अनुच्छेद 246 के तहत केंद्र और राज्यों के बीच विभिन्न विषयों के बंटवारे की परिचर्चा की गई है और ऐसा अनुसूची भारतीय संविधान की अनुसूची 7 में 3 सूचियां दी गई हैं जिनमें विषयों का स्पष्ट बंटवारा किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची। ठीक है, समवर्ती सूची में ऐसे विषय शामिल होते हैं जो आपके जिनमें राज्य और केंद्र दोनों ही विधि निर्मित कर सकते हैं, लेकिन केंद्र की विधि को यहां पर ज्यादा तरजीह रहती है। ठीक है, समवर्ती सूची में मूल रूप से 47 विषय शामिल थे, लेकिन वर्तमान में इसमें 52 विषय शामिल हैं। ठीक है, परिवार नियोजन एवं जनसंख्या समवर्ती सूची में शामिल है, समाचार पत्र समवर्ती सूची में शामिल है, शिक्षा यह भी समवर्ती सूची में शामिल है, डाक एवं संचार यह एक प्रमुख विषय है और यह समवर्ती सूची की बजाय संघ सूची में शामिल है। ठीक है, संघ सूची में वर्तमान में कुल लगभग 100 विषय हैं, मूलतः इसमें 97 विषय थे। ठीक है, तो ऑप्शन डी डाक एवं तार हमारा सही विकल्प है, क्योंकि यह विषय समवर्ती सूची में नहीं बल्कि संघ सूची में शामिल है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित नहीं? देखिए, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुछ भाषाओं को शामिल किया गया है और इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, हम भी जानते हैं कि भारत में विविधताएं बहुत है और यह कथन इस मामले में से है कि भाषा की अगर हम बात करें तो और अधिक विविधताएं हैं। ठीक है, तो भारत की जो भाषाई विविधता है उसका संरक्षण एवं विकास यह उद्देश्य अनुसूची 8 का है। ठीक है, मूलतः अगर हम बात करें तो इसमें 14 भाषाएं शामिल थी। ठीक है, समय समय पर इनमें कुछ अन्य अतिरिक्त अन्य भाषाएं भी जोड़ी गई और वर्तमान में इसमें 22 भाषाएं सम्मिलित हैं। ठीक है, हम बात करें कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित नहीं है। देखिए, सिंधी, कश्मीरी और बोडो ये सभी 8वीं अनुसूची में शामिल है, हरियाणवी नहीं है। ठीक है, क्योंकि हरियाणवी को अभी तक हिंदी की ही एक बोली के रूप में मान्यता प्राप्त है, इसे सामान्यतः भाषा भी नहीं माना जाता है, अर्थात यह संविधान की 8वीं अनुसूची में अभी सम्मिलित नहीं है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, देखिए ये यहां पर जो भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाएं हैं उनकी एक सूची दी गई है, तो आप लोग इसे पॉज करके देख लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन सामान्यतः पूछे जाते रहे हैं। ठीक है, देखिए एक अतिरिक्त दर्जा और है जो शास्त्रीय भाषाओं से संबंधित है, उस पे भी जो शास्त्रीय भाषाओं से संबंधित जो भाषाएं हैं उन पे भी आप लोग विचार कर लीजिए, क्योंकि उनसे संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जाते रहे हैं। ठीक है, भारत के निर्वाचन आयोग के कार्य हैं। देखिए, भारत में निर्वाचन आयोग संविधान के भाग 15 में भारत में चुनाव मतलब मुख्यतः निर्वाचन आयोग की चर्चा की गई है। ठीक है, भारत निर्वाचन आयोग का मुख्यतः कार्य है भारत में लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव कराना, भारत के राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनाव का आयोजन कराना, इसके साथ साथ जो राज्यों में विधानमंडल है अर्थात वहां की विधानसभा और जिन राज्यों में विधान परिषद है वहां की विधान परिषदों का चुनाव कराना। ठीक है, अब चलते हैं हम कथन 1, निर्वाचक नामावली तैयार करने के लिए कार्य का निरीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण। सही है,
भारत के निर्वाचन आयोग का कार्य है। अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के बारे में स्पष्ट प्रावधान है। चुनाव से उत्पन्न सभी संदेह एवं विवादों का निर्णय, देखिए चुनाव से उत्पन्न जो संदेह हैं और विवाद हैं उनका ये निर्णय करते हैं। जैसे कि मैंने अभी कहा था कि 103 के तहत, अनुच्छेद 103 के तहत अगर यह बात बनती है कि भाई अनुच्छेद 102 के तहत संसद में सदस्यों का निर्णय होना चाहिए नहीं, तो उस मामले में राष्ट्रपति भी निर्वाचन आयोग से राय लेते हैं। ठीक है, लेकिन देखिए यहाँ पे एक वर्ड है सभी। सभी संदेह और विवादों का निर्णय निर्वाचन आयोग नहीं करता, क्योंकि कई मामलों में भारतीय न्यायपालिका द्वारा अपनी भूमिका निभाई जाती है। हम जानते हैं कि अगर चुनाव से संबंधित विवाद है, ठीक है, मतदान वगैरह संबंधित विवाद है, तो उस मामले में संबंधित उच्च न्यायालयों में पहुंचा जाना चाहिए उम्मीदवारों को। ठीक है, कथन 3 की ओर चलते हैं। नगर पालिका और नगर निगम के लिए चुनाव करवाना, भाग 9A 9B में जो हम बात करते हैं, तो नगर पालिका और नगर निगम के लिए जो चुनाव है, या पंचायती राज्य के लिए, पंचायती जो स्थानीय संस्थाएं हैं उनके लिए जो चुनाव है, वह राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कराए जाते हैं। ठीक है, 243 के में राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया। इसी प्रकार भाग 9A में भी राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो कथन 3 सही नहीं है। ठीक है, नगर पालिका और नगर निगम के चुनाव करवाने का जो मुख्य दायित्व है राज्य निर्वाचन आयोग का, ना कि भारत निर्वाचन आयोग। कथन 4 के उत्तर, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पदों के लिए चुनाव करवाना सही है। मैंने पहले ही कह दिया था कि संसद और राज्य विधानमंडलों के साथ साथ राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए चुनाव करवाने का दायित्व भी भारत निर्वाचन आयोग का ही है। ठीक है, नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सही 1 और 4, ऑप्शन बी, केवल 1 और 4 हमारा सही विकल्प होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रताओं के अंतर्गत शामिल नहीं है? ठीक है, अनुच्छेद 19 के तहत वर्तमान में अगर हम बात करें तो 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं की बात की गई है। ठीक है, ये उन सभी 6 स्वतंत्रताओं की सूची है। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक एवं बिना हथियार के एकत्र होना, संघ या यूनियन या सहकारी समितियां बनाना, भारत के राज्य क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से विचरण करने का अधिकार, भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने और बसने का अधिकार, कोई पेशा अपनाने या कोई उपजीविका व्यापार या कारोबार करना, ये सभी अनुच्छेद 19 के तहत शामिल है। ठीक है, अगर हम बात करें तो प्रेस की स्वतंत्रता जो आपके अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है, तो इस तरह प्रेस की स्वतंत्रता भी अनुच्छेद 19 में है, शामिल है। संघ बनाने की स्वतंत्रता भी हमने देखा। ठीक है, संपत्ति के अधिकार पर भी हम चर्चा करें, व्यापार एवं आजीविका चलाने की स्वतंत्रता भी अनुच्छेद 19 के तहत ही है। ठीक है, संपत्ति के अधिकार की अगर हम बात करें तो यह भारत के मूल संविधान में अनुच्छेद 19 और 31 के तहत थी। ठीक है, लेकिन संविधान संशोधन, ठीक है, 44वें संविधान संशोधन के उपरांत संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की बजाय एक विधिक और संवैधानिक अधिकार बना दिया गया। वर्तमान में यह अनुच्छेद 300 के तहत एक विधिक अधिकार है। ठीक है, क्योंकि संविधान में है तो संवैधानिक अधिकार भी, लेकिन मूल अधिकार नहीं है। ठीक है, तो इस तरह अनुच्छेद 19 से वर्तमान में संपत्ति का अधिकार संबंधित नहीं है। हालांकि मूल संविधान में यह संबंधित था, लेकिन वर्तमान में नहीं है। 44वें संविधान संशोधन के उपरांत इसको हटा दिया गया। तो इस तरह कथन, मतलब इस तरह विकल्प सी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, तो आप लोग एक बार इस सूची को और देख लीजिएगा। ठीक है, पॉज करके हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी के कर्तव्यों को निर्धारित करता है? ठीक है, देखिए अनुच्छेद 1948 में सीएजी के पद की चर्चा की गई है कि राष्ट्रपति के द्वारा सीएजी को नियुक्त किया जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 149 में सीएजी के कर्तव्य
एवं शक्तियां, ठीक है, इनका प्रावधान किया गया है। और साथ ही अनुच्छेद 149 में यह भी प्रावधान है कि सीएजी के कर्तव्य और शक्तियां वह होंगी जो संसद द्वारा विधि निर्मित कर निर्धारित की जाए। जब तक संसद ऐसी विधि निर्मित नहीं की कर रही तो संविधान के पूर्व से चले आ रहे कर्तव्य और शक्तियां जारी रहे, ठीक है। तो हम जानते हैं अनुच्छेद 149 यानी विकल्प सी सही आंसर है। 146 की अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के अधिकार एवं कर्मचारियों एवं उनके व्यय के संबंध में चर्चा करता है। अनुच्छेद 151 भी सीएजी से संबंधित है। देखिए भाग 5 में जो अंतिम में 148 अनुच्छेद 148 से लेकर 151 तक ये 4 अनुच्छेद सीएजी से संबंधित है, ठीक है। तो 149 के तहत कर्तव्य एवं शक्तियों का बातचीत की गई है सीएजी की, ठीक है। तो सी सही विकल्प है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए कौन सी योग्यता होना आवश्यक नहीं है? देखिए उपराष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति का पद अभी चर्चाओं में भी रहा क्योंकि हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी के द्वारा इस्तीफा दे दिया गया, ठीक है। तो अभी भारत उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव होने हैं, ठीक है। अनुच्छेद 63 में प्रावधान है भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। 64 में प्रावधान है कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। यह प्रावधान हमने यूएस के संविधान से लिया है। वहां पर भी जो उपराष्ट्रपति हैं उच्च सदन के सभापति होते हैं, ठीक है। साथ ही अनुच्छेद 64 में प्रावधान है कि वह राज्यसभा का सभापति तो होगा ही और साथ ही वह कोई अन्य लाभ का पद ग्रहण नहीं करेगा, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 66 में उनके चुनाव और योग्यता के संबंध में चर्चा की गई। चुनाव से हम लोग जानते हैं कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में भारतीय संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य भाग लेते हैं, वह चाहे निर्वाचित हो अथवा नामांकित हो, ठीक है। फिर हमने कहा कि अनुच्छेद 66 में ही कुछ योग्यताएं बताई गई हैं, जैसे प्रथम भारत का नागरिक हो, सही है। 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, यह भी सही है। लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता हो, गलत। लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता के बजाय राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता हो, यह प्रावधान किया गया है, ठीक है। ये दोनों प्रावधान हमारे अनुच्छेद 66 में है। जो प्रावधान है इसमें लोकसभा के बजाय राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता हो, यह अनुच्छेद 66 में है। वहीं हम बात करें निर्वाचन के समय किसी प्रकार के लाभ के पद पर नहीं हो, यह भी बात हमने की है कि अनुच्छेद 64 में बताया है कि वह राज्यसभा का पदेन सभापति होगा और इसके अधिक लाभ का पद ग्रहण नहीं करेगा, ठीक है। तो यह भी सही है, ठीक है। तो इस तरह हमारा सी ऑप्शन सही होगा। लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता हो, इस योग्यता की आवश्यकता नहीं है, बल्कि राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता हो, इस योग्यता की आवश्यकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी का अध्यक्ष नहीं रहा है, ठीक है। देखिए अभी वर्तमान में सुब्रमण्यम जी जो न्यायाधीश रहे हैं पूर्व में, वे भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। देखिए भारत में अगर बात करें तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, जिसका गठन 1993 के मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत किया गया था, यह सर्वोच्च संस्था है जो भारत में मानवाधिकारों की देखरेख करती है और मानवाधिकारों के संरक्षण के प्रति उत्तरदायी है, ठीक है। न्यायमूर्ति जीएस वर्मा की बात करें तो यह एनएचआरसी के अध्यक्ष रहे हैं 1999 से लेकर 2000 तक, ठीक है। न्यायमूर्ति एचएल दत्तू की बात करें तो ये 2016 से लेकर 2020 तक एनएचआरसी के अध्यक्ष रहे हैं। न्यायमूर्ति केजी बालकृष्ण भी 2007 से 2010 तक एनएचआरसी के अध्यक्ष रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह ऑप्शन बी न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष ये एनएचआरसी के अध्यक्ष नहीं रहे हैं, बल्कि 2019 में यह भारत के प्रथम लोकपाल के पद पर नियुक्त हुए थे, ठीक है।
तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, देखिए जब बात हो ही रही है तो देखिए अगर हम बात करें तो इसमें उपराष्ट्रपति की जब बात की गई है तो मैंने अभी कहा था कि इनके जो निर्वाचन होता है उसमें संसद के दोनों सदनों के सदस्य शामिल होते हैं, चाहे वह निर्वाचित हो चाहे वह नामांकित हो। ठीक है, सिर्फ संसद के ही दोनों सदनों के सदस्य। तो इस तरह उपराष्ट्रपति के चुनाव से इस तरह से विभिन्न हो जाता है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो संसद के मनोनीत सदस्य होते हैं वह भाग नहीं लेते हैं, और इसके साथ में जो राज्य विधानसभाओं के सदस्य होते हैं निर्वाचित, वह भाग लेते हैं। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में राज्यों की विधानसभाओं की कोई भूमिका नहीं होती। ठीक है, बात करें जैसे मनोनीत सदस्यों की बात की तो हाल ही में हाल ही में राष्ट्रपति के द्वारा 4 जो सदस्य हैं उनका मनोनयन राज्यसभा में किया गया। भारत के पूर्व विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला, एक प्रमुख वकील उज्जवल निगम, केरल के एक प्रमुख राजनेता सी सदानंद मास्टर एवं मीनाक्षी जैन, इन चारों का मनोनयन हाल ही में राज्यसभा में किया गया। ठीक है, ठीक है, इसका आंसर बी। ठीक है, पिनाकी चंद्र घोष, न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष भारत के पहले लोकपाल है, ना कि एनएचआरसी के अध्यक्ष रहे। ठीक है, तो धन्यवाद आप सभी विद्यार्थियों का। ठीक है, देखिए यह हमारा पहला आकलन था। ठीक है, विभिन्न सेंटरों पर हम इसकी परीक्षाओं का आयोजन करते हैं। ये एक तरह से मानिए कि अखिल भारतीय एक एग्जाम होता है जो उत्तर प्रदेश पीसीएस परीक्षा के लिए आयोजित किया जाता है। ठीक है, अभी हमारा एक आकलन 2 भी आयोजित किया जाएगा। आप लोग नेक्स्ट आईएएस की मेन वेबसाइट पर जाइए, नेक्स्ट आईएएस की वेबसाइट पर जाइए और वहां पर आकलन 2 के लिए अपना नामांकन करा सकते हैं। ठीक है, देखिए आप लोगों की प्रारंभिक परीक्षा नजदीक आ रही है, तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा रिवीजन पे और मॉक टेस्ट लगाने पर जोर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट आईएएस की ओर से और मेरी ओर से आप सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।